Hello, I am Shafali and I welcome you to our YouTube channel for Environmental Science। आज के वीडियो में हम रिमोट सेंसिंग की वेरियस एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस क्या होता है। रिमोट सेंसिंग इज द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सन से जो एनर्जी हमें मिलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेवलेंथ्स पर ये रेडिएशंस प्रेजेंट होती हैं। सन से एनर्जी टारगेट तक पहुंचती है, तो इस बीच एनर्जी और एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन होता है। एटमॉस्फेयर में डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन एटसेट्रा। एटमॉस्फेयर क्रॉस करने के बाद रेडिएशंस का इंटरेक्शन टारगेट के साथ होता है, एनर्जी टारगेट तक पहुंचती है और टारगेट अपनी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उस रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। टारगेट से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन रेडिएशंस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती हैं। इन रिफ्लेक्टेड एनर्जी को सेंसर के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद सेंसर रिकॉर्डेड डेटा को ग्राउंड बेस्ड रिसीविंग स्टेशंस को ट्रांसमिट करता है, जहां पर डेटा को प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस डेटा को फर्दर इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज एप्लीकेशन ऑफ रिमोटली सेंस डेटा। जो इन्फॉर्मेशन हमने डेटा को एनालाइज करके एक्सट्रैक्ट की है उसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किस तरह से करना है, ये रिमोट सेंसिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशंस देखते हैं कि वेरियस फील्ड्स में किस तरह रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। जो एप्लीकेशंस यहाँ पर मेंशन है उनके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं रिमोट सेंसिंग की। तो सबसे पहले देखेंगे लैंड यूज एंड लैंड कवर मैपिंग। इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। लैंड कवर और लैंड यूज क्या होता है, क्या डिफरेंस है इनमें। लैंड कवर का मतलब होता है विच कॉरस्पॉन्ड्स टू फिजिकल कंडीशन ऑफ द ग्राउंड, मतलब जो नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ के वो लैंड कवर कहलाते हैं। और जो लैंड यूज होता है, जैसे सिंपल मीनिंग है इसका कि लैंड को किस तरीके से यूज किया गया है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं वो लैंड यूज में इंक्लूड होती हैं लाइक इंडस्ट्रियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, एग्रीकल्चर फील्ड एटसेट्रा। रिमोट सेंसिंग की हेल्प से लैंड यूज और लैंड चेंज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लैंड यूज एनालिसिस के लिए विजिबल एंड इंफ्रारेड जो रीजन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट इज लैंड कवर मैपिंग। लैंड कवर में क्रॉप टाइप, आइस एंड स्नो, बायोम्स, डिफरेंट टाइप्स के ये सब इंक्लूड होते हैं। वेजिटेशन कवर को एस्टिमेट करने के लिए बायोमास मैपिंग की जाती है और बायोमास मैपिंग में लीफ एरिया इंडेक्स, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल बायोमास एक्यूमुलेशन, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बेस पे फॉरेस्ट की हेल्थ के बारे में हम बता सकते हैं। और क्लोरोफिल कंटेंट होता है इनमें, अगर जो क्लोरोफिल कंटेंट है उसमें चेंज डिटेक्ट करके हम बता सकते हैं कि प्लांट हेल्दी है या नहीं है। और ये किस रीजन में जो काम डिटेक्टेबल होता है, वो जो रेंज है वो है विजिबल नियर इंफ्रारेड। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। रिमोट सेंसिंग टेक्निक से एंडेंजर्ड स्पीशीज की मैपिंग की जा सकती है। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स स्पीशीज एक्सटिंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको एनालाइज करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग से फील्ड डेटा कलेक्शन में हेल्प मिलती है। वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के जरिए बायोलॉजिस्ट एनिमल की मूवमेंट और माइग्रेटरी पैटर्न्स के बारे में पता लगा सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली वो फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, कैसे उनका मैनेजमेंट करना है, ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अर्बन एक्सपेंशन और एनक्रोचमेंट। अर्बन एक्सपेंशन का क्या मतलब है, अर्बन स्प्रोल कहते हैं जिसको। अर्बन स्प्रोल होता है अनऑर्गेनाइज्ड और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की या किसी भी एरिया की। मान लीजिए कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो उसको कहीं रहने के लिए जगह चाहिए। तो होता क्या है कि जो रूरल एरिया होता है कम डेंसिटी वाला, वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन यानी कि जो कंस्ट्रक्शन है, कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल एरिया है, वो वहाँ पर बन जाता है, जिसकी वजह से अर्बन स्प्रॉलिंग हो जाती है। तो इसके कुछ एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज होते हैं। तो इसके जो अर्बन स्प्रॉल होता है इसको भी हम मैपिंग कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग की हेल्प से। नेक्स्ट इज डैमेज असेसमेंट। डैमेज कॉज्ड फ्रॉम स्टॉर्म्स, फ्लडिंग, वोल्केनोज एटसेट्रा।
रिमोट सेंसिंग की हेल्प से फोरकास्टिंग, रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड क्विक डैमेज मिटिगेशन फ्रॉम डिजास्टर, ये सब पॉसिबल है। मान लीजिए हम फ्लड की बात करते हैं, तो फ्लड इनंडेटेड एरियाज की मैपिंग जरूरी है ताकि मैनेजमेंट प्लान और प्रोग्राम डेवलप किए जा सके उसके अकॉर्डिंगली। और जीआईएस की हेल्प से फ्लड से पहले और फ्लड के बाद का एरिया जो है उसकी हम आसानी से मैपिंग कर सकते हैं। मैपिंग के लिए रिमोटली सेंस डेटा और इमेज को यूज़ किया जाता है। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की हेल्प से रिवर मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया जाता है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्लड हैजार्ड से कंसर्न्ड होती है। इसी तरह से डिफरेंट नेचुरल हैजार्ड की फोरकास्टिंग भी हम कर सकते हैं। रियल टाइम ऑब्जर्वेशन और जो डैमेज असेसमेंट हुआ है उन हज़ार्ड से, उसकी रिमोट सेंसिंग की के डेटा की हेल्प से हम असेसमेंट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग की एग्रीकल्चर के एरिया में क्या एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट इज क्रॉप टाइप मैपिंग। किस टाइप की क्रॉप लगी हुई है फील्ड में, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग से जो हमें इमेज मिली है उनकी हेल्प से। यानी कि शुगर केन लगा हुआ है, पोटैटो है, मेज, ग्रास, राइस, व्हीट, क्या क्रॉप लगी हुई है उस टाइम पर, ये हमें पता लग सकता है। मल्टी टेम्पोरल और मल्टी स्पेक्ट्रल हाई रिजोल्यूशन इमेजरीज को हम एनालाइज करते हैं, जिससे हमें क्रॉप टाइप का और उस क्रॉप का क्या एक्सटेंट है, यानी कि कहाँ तक फैली हुई है, कितना एरिया उसने कवर किया हुआ है उस क्रॉप ने, यह सब हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉप मॉनिटरिंग एंड डैमेज असेसमेंट। क्रॉप की हेल्थ के बारे में असेसमेंट किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग से फार्मर्स को ये पता लग सकता है कि उनके फील्ड में जहाँ प्रोडक्टिविटी कम है वहाँ किस टाइप का फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ करना है। और हेल्थ का पता हम NDVI से लगाते हैं। NDVI क्या है? नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। वेजिटेशन ब्लू एंड रेड पार्ट होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसको एब्जॉर्ब करती है, और ग्रीन एंड NIR को रिफ्लेक्ट करती है। तो NDVI की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है यानी कि ज़्यादा आती है तो वेजिटेशन हेल्दी मानी जाती है। अगर NDVI कम आता है या फिर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वेजिटेशन या तो डेड होती है या फिर स्ट्रेस्ड होती है, अनहेल्दी होती है। तो NDVI का क्या फॉर्मूला होता है? NDVI का फॉर्मूला होता है NIR माइनस रेड बैंड डिवाइडेड बाय NIR प्लस रेड बैंड। तो NIR यहाँ पर क्या है? ब्राइटनेस वैल्यू इन नियर इंफ्रारेड रीजन, और रेड क्या है? ब्राइटनेस वैल्यू इन रेड बैंड। जो इमेच्योर लीव्स होती हैं वो NIR को कम रिफ्लेक्ट करती हैं बिकॉज दीज लीव्स हैव लेस क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल कम होता है तो रिफ्लेक्शन कम होगा, जो कि इमेजेस में डार्क नजर आएगा। और साथ ही क्रॉप ग्रोथ की वेरिएशंस भी हम एग्जामिन कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग की हेल्प से। कंसिस्टेंटली हेल्दी वेजिटेशन इमेजरी में यूनिफॉर्मली ब्राइट नजर आती है और जो स्ट्रेस्ड वेजिटेशन होती है वो डार्क नजर आती है। क्रॉप की एक्सपेक्टेड यील्ड भी आप पता लगा सकते हो रिमोट सेंसिंग की हेल्प से। नेक्स्ट इज सोइल कैरेक्टरिस्टिक्स मैपिंग। सोइल का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर डिपेंड करता है मॉइस्चर कंटेंट पर, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है सोइल में, स्ट्रक्चर और आयरन कंटेंट और टेक्सचर क्या है सोइल का। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पर सोइल का स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस डिपेंड करता है। जो वेट सोइल होती है वो डार्कर नज़र आती है इमेजरीज में बिकॉज इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट लोअर्स रिफ्लेक्टेंस, यानी कि उसमें पानी का कंटेंट, वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्टेंस कम होती है। और जो ड्राई सॉइल होती है, ड्राई सॉइल अपीयर्स ब्राइट ऑन द इमेजरीज। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट की। लेस डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल में तो हाई रिफ्लेक्टेंस शो करती है सॉइल। और आयरन कंटेंट पर भी डिपेंड करता है। आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है तो रिफ्लेक्टेंस ग्रीन रीजन में कम होती है, बट जो रेड रीजन होता है उसमें रिफ्लेक्टेंस हाई हो जाती है। क्लेई सॉइल होती है, क्लेई सॉइल मतलब जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसका रिफ्लेक्टेंस कम होगा बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है उसमें, तो वो डार्क नज़र आएगी। इसी तरह सैंडी सॉइल होती है, मॉइस्चर कंटेंट कम होता है जिसकी वजह से हाई रिफ्लेक्टेंस शो करती है और ब्राइट नज़र आती है। तो इस तरह से रिफ्लेक्टेंस के बेस पे सॉइल को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉइल की मैपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फार्मिंग प्रैक्टिसेस। सॉइल मैपिंग की हेल्प से फार्मर्स को ये पता लग सकता है कि किस टाइप की सॉइल उनके फील्ड में पाई जाती है और कौन सी
क्रॉप वो उगा सकते हैं अपनी फील्ड में जो सोइल है उसके अकॉर्डिंग। तो दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस विच आर नोन एज प्रिसीजन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं कि फॉरेस्ट्री में क्या क्या है रिमोट सेंसिंग की। फर्स्ट इज क्लियर कट मैपिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। क्लियर कट का मतलब होता है लॉस ऑफ फॉरेस्ट, और डिफॉरेस्टेशन का आप सबको पता है कि पेड़ परमानेंटली काट दिए जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, और रिमोट सेंसिंग एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से डिफॉरेस्टेशन के स्कोप और स्केल को एनालाइज किया जा सकता है। मल्टी टेम्पोरल डेटा से चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज द परमानेंट रिमूवल ऑफ अ फॉरेस्ट यूजुअली फॉर डेवलपमेंट पर्पजेज। और जो क्लियर कट होता है, इन विच मोस्ट ऑफ द ट्रीज इन एन एरिया आर यूनिफॉर्मली कट डाउन। ह्यूमिड एरियाज में रडार मोर यूजफुल होती है बिकॉज हर वेदर में इमेज लेने की कैपेबिलिटी है रडार की, और रडार इमेजेस में क्लियर कट्स लेस रिफ्लेक्टेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से जो क्लियर कट का वाला एरिया होता है वो डार्क नजर आएगा एज कंपेयर टू फॉरेस्ट कैनोपी। नेक्स्ट इज स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन एंड टाइपिंग। स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड्स ट्री टाइप, height and density of trees, forest cover is identified with hyperspectral images। किस टाइप का फॉरेस्ट है उस जगह पर ये भी आप रिमोट सेंसिंग की हेल्प से पता लगा सकते हो। हाइपरस्पेक्ट्रल बैंड्स कौन से होते हैं? विच कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ बैंड बट हैव मच नैरोअर बैंड्स। यानी कि हाइपरस्पेक्ट्रल और मल्टीस्पेक्ट्रल दो टाइप का डेटा होता है। हाइपरस्पेक्ट्रल का मतलब होता है 100 या 100,000 तक भी जो बैंड्स हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं, बट जो उनकी विड्थ होती है नैरोअर होती है, यानी 10 to 20 नैनोमीटर होती है। और जो मल्टीस्पेक्ट्रल डेटा होता है उसमें सिर्फ 3 to 10 बैंड्स ही हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बर्न मैपिंग की, यानी कि फॉरेस्ट फायर की मैपिंग हम कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग की हेल्प से। रिमोट सेंसिंग से फॉरेस्ट फायर के कॉजेज क्या हैं, फॉरेस्ट फायर के टाइप्स क्या है, और असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर, एस्टिमेशन ऑफ बर्न्ड एरिया, इस सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फॉरेस्ट फायर कॉजेज डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन और एयर पोल्यूशन, लॉस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बहुत सारे कंसिक्वेंसेज होते हैं फॉरेस्ट फायर के। नासा की सैटेलाइट्स हैं टेरा एंड एक्वा। टेरा एंड एक्वा, नासा की ये दो सैटेलाइट्स हैं which provide detailed information about forest fires. Satellites are used for fire forecasting and risk assessment for burnt area mapping. आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं? जो एक्टिव फायर होती है वो उसको हम डायरेक्ट विजुअल मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इमेजरी में देख के आपको आसानी से पता लग सकता है कि एक्टिव फायर किस एरिया में है। और जो इंफ्रारेड बैंड होता है विच आर वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट एक्सेस एंड मैप ऑफ बर्न्ड एरियाज, यानी कि जो बर्न्ड एरियाज होते हैं फॉरेस्ट फायर से जल चुका एरिया होता है उसको हम IR बैंड से जो इमेजरीज प्रोड्यूस होती हैं उनकी हेल्प से डिटेक्ट करते हैं। कुछ इंडेक्सेस के बेस पर फॉरेस्ट फायर एंड बर्न एरिया का असेसमेंट किया जाता है। इंडेक्सेस के नाम है सच एज बर्न एरिया इंडेक्स, नॉर्मलाइज्ड बर्न रेशियो और मिड इंफ्रारेड बर्न इंडेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं जियोलॉजी के फील्ड में रिमोट सेंसिंग क्या हेल्प करती है। जियोलॉजी क्या होती है? जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स एंड फिजिकल प्रोसेसेस सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, फ्लड एटसेट्रा। फर्स्ट है इसमें स्ट्रक्चरल मैपिंग एंड टेरेन एनालिसिस। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में दो काम इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है मिनरल एक्सट्रैक्शन एंड हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, और जियो हजार्ड मैपिंग भी स्ट्रक्चरल मैपिंग होती है इसी में इंक्लूडेड है। Structure mapping is the identification and characterization of structures like faults, synclines and declines. Faults और faults क्या होते हैं? Faults होते हैं जो rocks में बैंड टाइप एक स्ट्रक्चर आ जाती है उसको कहते हैं faults, और faults होते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट्स में faults पाए जाते हैं। ये जो faults होते हैं जो rocks में बेंडिंग हो जाती है उसको फोल्ड कहते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन। अर्थ क्रस्ट की मूवमेंट को अंडरस्टैंड करके जिससे प्रेजेंट टेरेन है किसी जगह का उसको जो शेप मिली है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहा होगा। ऑयल एंड गैस जो रिजर्वायर होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, उनकी लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
फॉल्ट लाइन को आइडेंटिफाई करके लैंड यूज प्लानिंग की जा सकती है ताकि हाई सिस्मिसिटी के जो जोन होते हैं उनमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कम किया जा सके। नेक्स्ट इज लाइनमेंट एक्सट्रैक्शन। लाइनमेंट लाइन फीचर होता है यानी कि लाइन पैटर्न को कहते हैं जो रिमोट सेंसिंग इमेजेस में ऑब्जर्व किया जाता है। फॉल्ट्स और फ्रैक्चर्स जो अर्थ स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है लाइनमेंट एक्सट्रैक्शन, ऑयल एक्सप्लोरेशन और ऑयल फ्लो अलोंग फॉल्ट्स, ऑयल स्टोरेज किस जगह पर है और ऑयल की लेयर कहाँ पर पाई जाती है, इसका एस्टिमेट कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग की हेल्प से। नेक्स्ट इज जियोलॉजिक यूनिट मैपिंग। Geologic units consist of identifying and determining study of rocks, outer layer of earth. Unit mapping oil and mineral exploration में हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में क्या यूज़ है रिमोट सेंसिंग का। जियोमॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड लैंडस्केप्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ प्लैनेटरी सरफेसेस, जिससे लैंडफॉर्म्स के बारे में पता चलता है किन प्रोसेसेस के थ्रू वो पैटर्न बना है। ये प्रेडिक्शंस होती हैं टोटली जो साइंटिस्ट स्टडी के बेस पे लगाते हैं कि उस टाइम पर ये प्रोसेस हुआ होगा। और जियोलॉजी क्या होती है, जियोलॉजी में डिफरेंट रॉक टाइप्स के साथ डील किया जाता है और जियोमॉर्फोलॉजी में डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के साथ हम काम करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में ओरिजिन, सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन, प्रेजेंट स्टेटस क्या है और फ्यूचर ट्रेंड क्या रहेगा, ये सब डिस्कस किया जाता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एंडोजेनिक प्रोसेसेस, एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस विच अकर्स इनसाइड द अर्थ, और जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं वो अर्थ के आउटसाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशनल प्रोसेसेस होते हैं, ये सब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाइड्रोलॉजी में क्या यूज़ है। हाइड्रोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज हाइड्रोलॉजी। और ये किसी भी तरह का वाटर हो सकता है, फ्लोइंग अबव ग्राउंड, अंडरग्राउंड, फ्रोजन हो सकता है। हाइड्रोलॉजिकल एप्लीकेशंस इंक्लूड वेटलैंड मैपिंग एंड मॉनिटरिंग, सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन, वाटर क्वालिटी कि किसी जगह की वाटर की क्वालिटी क्या है, और इरिगेशन स्केड्यूलिंग। फर्स्ट देखते हैं कि सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन में क्या यूज़ है। सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट ड्रॉट प्रोन एरियाज में क्रॉप यील्ड पोटेंशियल को डिटरमाइन करता है। सॉइल में जो अपर 1 to 2 मीटर तक जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको मॉइस्चर कहते हैं, जो आसानी से इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो वाटरशेड मॉडलिंग में भी सॉइल वाटर कंटेंट अगर हमें पता चल जाए तो वाटरशेड मॉडलिंग में ये पैरामीटर काम आता है जो इरिगेशन कैपेसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। रडार एक यूजफुल सेंसर है टू एस्टिमेट सॉइल मॉइस्चर। नेक्स्ट इज वेटलैंड मैपिंग एंड मॉनिटरिंग। Wetlands are areas of lands that are covered by water either temporarily or permanently. Wetlands are considered as most biological diverse ecosystem. तो लिस्ट 3 का डाटा होता है जो वो यूज़ किया जाता है वेटलैंड को। वेटलैंड से जो स्पेक्ट्रल बैंड्स यानी कि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस को मेज़र करने के लिए ग्रीन, रेड और NIR एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड ये 3 से 4 बैंड यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओशियंस और कोस्टल मॉनिटरिंग में क्या कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग की हेल्प से। फर्स्ट देखेंगे ओशियन फीचर्स। ओशियन फीचर्स एनालिसिस में ओशियन करंट्स की स्ट्रेंथ, डायरेक्शन ऑफ ओशियन करंट्स, एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सरफेस विंड्स, रिलेशनशिप्स एंड इन्फ्लुएंसेस बिटवीन ओशियन एंड एटमॉस्फेयर, इन सब फैक्टर्स को डिटरमाइन किया जाता है। स्कैट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच कलेक्ट विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, और एल्टीमीटर से वेव हाइट और विंड की स्पीड मेजर की जाती है। मराइन बाउंड्री लेयर जहाँ पर अपर ओशियन और एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट, इन दोनों का ओशियन का और जो एटमॉस्फेयर होता है उनका इंटरेक्शन होता है। मतलब मराइन एटमॉस्फेरिक बाउंड्री लेयर एटमॉस्फेयर का पार्ट होता है जो ओशियन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ओशियन। ओशियन और एटमॉस्फेयर के बीच हीट और मॉइस्चर का एक्सचेंज होता है। सिंथेटिक अपर्चर रडार, रडार की एक फॉर्म होती है, ये सेंसर होता है रडार जो हर वेदर में काम करने की कैपेबिलिटी होती है रडार की। ये जो प्रोसेसेस होते हैं हीट एक्सचेंज का और मॉइस्चर एक्सचेंज का जो उनका इंटरेक्शन होता है इन सबको अच्छे से रिकॉर्ड कर सकता है।
नेक्स्ट देखते हैं ओशियन कलर एंड फाइटोप्लैंक्टन कंसंट्रेशन। ओशियन कलर एनालिसिस से मतलब है ओशन की हेल्थ के बारे में पता करना। मतलब ये ओशन कलर इंडिकेट करता है ओशन की हेल्थ कैसी है, जिसके लिए ओशन में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को मेजर किया जाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब्ड और स्कैटर्ड रेडिएशंस पर ओशियन वाटर कलर डिपेंड करता है। फाइटोप्लैंक्टन्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और जो क्लियर वाटर होता है उसमें से रेडिएशंस पेनिट्रेट कर जाती है तो वाटर ब्लूइश नजर आता है। जो टर्बिड वाटर होता है वो रेडिएशन स्कैटर करता है जो वाटर को ग्रीनिश या फिर येलोइश कलर देता है। क्लोरोफिल कंटेंट इन प्लैंक्टन्स पर भी वाटर कलर डिपेंड करता है और जो क्लोरोफिल कंटेंट होता है उसको 0.45 0.65 मीटर इस रेंज में डिटेक्ट किया जाता है। क्लोरोफिल विच एब्जॉर्ब्स रेड लाइट इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड हेल्थ इंडिकेटर ऑफ ओशियंस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन। चेंज इन ओशियन कलर को आइडेंटिफाई करके वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, फिश स्टॉक्स एंड अदर एक्वेटिक लाइफ फॉर्म मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। चेंज ऑब्जर्व करने के लिए मल्टी टेम्पोरल डेटा की ज़रूरत होती है, जैसे सैटेलाइट्स। ये मान लीजिए अर्थ है और ये कोई सैटेलाइट पोल्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो किसी टाइम पर सैटेलाइट यहाँ है तो ये जो एरिया है ये उसने इसको एक बार में इमेज ले ली है, तो दोबारा घूमकर जब ये आएगी सैटेलाइट तो इसी एरिया की इमेज लेगी जब, तो उसमें कुछ रिफ्लेक्टेंस में चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए मल्टी टेम्पोरल डेटा की ज़रूरत होती है चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑयल स्पिल डिटेक्शन। स्पिल की लोकेशन क्या है, एक्सटेंट, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है ऑयल स्पिल का, ये सब हम पता लगा सकते हैं रिमोट सेंसिंग से जो इमेजेस हमें मिलती हैं। Frequent imaging and fast turn around time is required to monitor dynamics of the spill। क्योंकि ऑयल की मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए फास्ट इमेजिंग की ज़रूरत होती है और जो ऑयल स्पिल होता है ये विंड स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर हवा ज़्यादा तेज चल रही होगी तो जो ऑयल है वो डिस्पर्स हो जाता है। लेज़र फ्लोरो सेंसर, ये नाम है, टाइप है सेंसर्स का, विच आर बेस्ट सेंसर फॉर ऑयल स्पिल डिटेक्शन। नेक्स्ट इज सी आइस। आइस एंड स्नो आर हाईली रिफ्लेक्टिव। जो मेल्टिंग आइस होती है वो कम रिफ्लेक्ट करती है रेडिएशंस को। पोलर सी आइस मेजर करने के लिए माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। सी आइस कंसंट्रेशन, आइस टाइप और आइस की एज क्या है, आइस कंडीशन दैट इज स्टेट ऑफ डिके, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट यानी कि पोलर रीजन में जो वाइल्ड लाइफ जो वहाँ का लाइफ फॉर्म्स हैं, पोलर बियर जो वहाँ पर एनिमल्स रहते हैं उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पोल्यूशन मॉनिटरिंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ सी आइस इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन, ये कुछ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एटमॉस्फेयर के जो रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और हर कॉन्स्टिट्यूएंट की अपनी एक स्पेक्ट्रल करेक्टरिस्टिक्स होती है एब्जॉर्प्शन की और एमिशन की। तो इन स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस के बेस पे एटमॉस्फेरिक ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनकी डेंसिटी हम मॉनिटर कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड से इनको मॉनिटर करने के लिए, बट रिमोट सेंसिंग में लिडार का यूज़ किया जाता है। लिडार की फुल फॉर्म होती है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, विच हैज़ बीन वेरी यूजफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। 3 टाइप के मेथड्स यूज किए जाते हैं इनकी मॉनिटरिंग के लिए। फर्स्ट है ओकुलेशन मेथड, सेकेंड इज लिम्ब स्कैन मेथड एंड थर्ड इज वर्टिकल व्यूइंग मेथड। CO2 और इंफ्रारेड के लिए कौन सा यूज CO2 के लिए CO2 और वाटर वेपर
CO2 और वाटर वेपर के लिए वर्टिकल व्यूइंग मेथड का यूज़ होता है इन इंफ्रारेड रीजन, और जो ओजोन होती है उसको मॉनिटर करने के लिए अल्ट्रावायलेट रीजन का यूज़ होता है। तो अब हम इन सब को, इन एप्लीकेशंस को एक बार इमेजेस के थ्रू देख लेते हैं, आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट इमेज जो है इसमें बताया गया है कि LULC मैप ऑफ इंडिया फॉर 2005, लैंड यूज लैंड कवर मैप है इंडिया का 2005 का। तो यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस बनाई गई हैं, जैसे कि बैरन लैंड, बिल्ट अप लैंड, जो क्रॉप एरिया है, ये जो येलो कलर का है ये सारा क्रॉप एरिया है, और ये जो ग्रीन कलर के हैं ये फॉरेस्ट को इंडिकेट करते हैं। वाटर बॉडीज जो ब्लू कलर है, यहाँ पर देखिए ये वाटर बॉडीज हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम लैंड यूज लैंड कवर की मैपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इमेज में हम देखते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे हम इमेजरीज को यूज कर सकते हैं। उत्तराखंड में जब फ्लैश फ्लड आई थी 2013 में केदारनाथ में, तो तब की इमेजरीज हैं ये दोनों इमेजेस हैं। ये इमेज है प्री डिजास्टर की, पैंक्रोमेटिक इमेजेस हैं दोनों। ये फ्लड के आने से पहले की इमेज है और ये फ्लड के आने के बाद की इमेज है। तो आप देख सकते हैं कि सेटलमेंट कैसे डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ये सेटलमेंट्स हैं, और इस इमेज में देखिए कैसे डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और ये मैप शो करता है कि फ्लड रिस्क इंडेक्स मैप ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में कौन से एरियाज हैं जो फ्लड के रिस्क पर हैं। तो ये देखिए ये जो रेड रीजन दिखाया गया है ये सबसे फ्लड प्रोन एरिया है, फ्लड के ज़्यादा रिस्क पर है। नेक्स्ट देखते हैं कि एग्रीकल्चर में इमेजरीज को कैसे यूज किया जा सकता है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि वाटर कंटेंट ऑफ क्रॉप फील्ड्स विद थर्मल इमेजिंग ये शो कर रही है ये इमेज। तो इस इमेज में हम पता लगा सकते हैं कि जो ब्लू कलर है वो क्या इंडिकेट करता है। ये जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है इससे हमें पता चलता है कि क्रॉप में सफिशिएंट वाटर प्रेजेंट है, और जो ग्रीन कलर है उसमें एवरेज वाटर है। जो रेड दिखाई दे रहा है, जो रेड एरिया है इस इमेज में, वहाँ पर डेफिशिएंसी है, यानी कि कम है वाटर की कंसंट्रेशन। और इस इमेज में क्या देख सकते हैं आप, वेजिटेशन रिस्पॉन्स टू इरीगेशन एंड इट्स डिमिनिशिंग इफेक्ट्स थ्रू टाइम। इसमें बताया गया है कि प्लांट्स में वाटर कंटेंट जो प्रेजेंट होता है उस पर इरिगेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इस इमेज में बताया गया है। जून 24, 2003 का डेटा है और ये जुलाई 19, 2003 का है, यानी फील्ड को इरिगेट किया गया था फ्रॉम जून 24 टू जुलाई 19, 2003 तक। तो ये जो सेकंड इमेज है इससे हमें पता चलता है कि वाटर जो है फील्ड में वो बहुत ज़्यादा है, सफिशिएंट अमाउंट में है, यानी कि वाटर कंटेंट इस स्टेज पर हाई है। तो इसलिए जो ब्लू कलर है ये हमें हाई वाटर कंटेंट इंडिकेट करता है। तो टाइम के साथ साथ आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर कम होता जा रहा है, तो वाटर कंटेंट भी साथ साथ में रिड्यूस होता जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि बर्न मैपिंग और फॉरेस्ट फायर में कैसे हेल्प करता है रिमोट सेंसिंग। फॉरेस्ट फायर के कुछ जो नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं और मैन मेड जो यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज से भी फॉरेस्ट में फायर लग सकती है। तो ये जो इमेज दिखाई गई है ये है प्री फायर इमेज ऑफ अ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट फायर से पहले की इमेज है, और ये जो सेकंड इमेज है ये फॉरेस्ट फायर के बाद की इमेज है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो इसमें, ये जो बाद वाली इमेज में रेड एरिया आपको दिख रहा है ये सारा बर्न्ड एरिया है, यानी कि फॉरेस्ट फायर से ये एरिया जल चुका है। और इस इमेज में आप देख सकते हैं एक्टिव फायर। एक्टिव फायर को आप विजुअली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये धुआं धुआं सा आपको नजर आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि फॉरेस्ट फायर है, एक्टिव है। तो इस इमेज में हम बात करते हैं, ये किसकी इमेज है, ओशियन क्लोरोफिल की इमेज है। ये ओशियन में क्लोरोफिल की क्या कंसंट्रेशन है ये इमेज ये शो कर रही है। क्लोरोफिल कंटेंट से फाइटोप्लैंक्टन की कंसंट्रेशन भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लोरोफिल कंटेंट रिफ्लेक्ट्स NIR बैंड विच अपीयर्स रेड इन FCC। जैसा आप इस इमेज में देख रहे हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, मतलब ये देखिए ये जो कोस्टल एरियाज हैं
इन एरियाज में क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओपन सी। ये ओपन सी है तो इसमें कोई क्लोरोफिल कंटेंट आपको नज़र नहीं आ रहा है। और जो नदर्न ओशियन है उसमें क्लोरोफिल कंटेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सदर्न ओशियन। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एप्लीकेशंस आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। बहुत सारी एप्लीकेशंस और भी हैं बट हम सारी एप्लीकेशंस को कवर नहीं कर सकते, हमने बस एक ओवरव्यू लिया है सब एप्लीकेशंस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।